पैरासेलिंग राइड करवाने वाले आदमी माखन सिंह की आंखों में शैतान उतर आता है। जैसे ही अगली राइड के लिए अंजलि आने को कहती है, वो अपनी प्लानिंग दिमाग में घुमाने लग जाता है। उधर दूसरा आदमी अंजलि को रस्सी से और पैराशूट जैसे बैग से और भी सेफ्टी ओरिएंटेड चीजों से बांधकर तैयार कर रहा था। माखन सिंह अपने आदमियों से पूछता है, चलो रेडी है ना मैडम? हट जाओ पीछे, जाने दो मैडम को अब सैर करने। मैडम कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप इस रस्सी से बंधी रहेंगी और ये रस्सी ज्यादा छोड़ना कम छोड़ना सब मेरे हाथ में ही है, आप बस एंजॉय कीजिए। अंजलि तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी। वो गौतम और बच्चों को थम्स अप दिखाती है। माखन सिंह मोटर ऑन करता है और रस्सी धीरे धीरे खुलने लगती है, जो एक लोहे की गोल चक्र में बंधी है। उसी गोल चक्र से रस्सी निकलती जाती है और पैरासेलिंग करने वाला धीरे धीरे करके दूर और दूर जाता दिखता है। और जब वही पैरासेलिंग वाला वापस आता है तो इसी चक्र में रस्सी फिर से लपटाने लगता है। वूहू! अंजलि जैसे जैसे ऊपर जाती है, वो चिल्लाते हुए जिंदगी को चेयर करती है। जिस बड़ी सी बोट में वो बैठकर आई थी, धीरे धीरे वो बोट भी कुछ छोटी दिखने लगती है। अंजलि करीब 400 फीट ऊपर उड़ रही थी। नीचे उसे दूर तक फैला समुद्र ही दिखाई दे रहा था। हवा में अंजलि एक अलग तरह की शांति का अनुभव कर रही थी, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वो मन ही मन सोचती है, कितनी शांति है यहाँ, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा के बहने को महसूस करती रहो। नीचे समुद्र, ऊपर आसमान, बीच में उड़ते हम बिल्कुल पक्षियों की तरह, दुनिया भर की सारी टेंशन से दूर, बहुत दूर। अंजलि अब काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। माखन सिंह सबसे झुक के अपना नुकीला धारदार चाकू निकालकर रस्सी को काटना शुरू कर देता है और गौतम अपने मोबाइल से अंजलि का आसमान में इतनी दूर उड़ता हुआ वीडियो लेने में बिजी है। रस्सी काटते काटते इतनी कट चुकी थी कि बहुत जल्द वो अंजलि का साथ छोड़ने को रेडी थी। माय गॉड, मैं कितनी ऊपर आ चुकी हूँ। गौतम और बच्चे छोड़ो, मुझे तो वो बोट भी एकदम चींटी की तरह दिखाई दे रही है। और अचानक से अंजलि का पैरासेलिंग झटके लेने लगता है। अंजलि के मुंह से एकदम चीख निकलती है, ओ गॉड! अरे बाप रे, रस्सी टूट गई। माखन सिंह सीरियस नाटक करते हुए कहता है। गौतम जैसे ही पलट के देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। भागते हुए माखन सिंह के पास आता है और टूटी रस्सी देखता है। रस्सी कमजोर थी तो राइड क्यों करवाई सबको? गौतम माखन सिंह को एक जोर से ठूसा मारते हुए कहता है, अंजलि, अंजलि! गौतम पागलों की तरह आसमान से नीचे गिरती अंजलि को देखकर कहता है, माँ, माँ! बच्चे भी इतनी देर में सारा किस्सा समझ जाते हैं। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती अंजलि की भी चीखें निकल रही हैं, लेकिन ना अंजलि की आवाज नीचे पहुंच सकती थी और ना ही गौतम और बच्चों की आवाजें अंजलि के कानों तक। नीचे गिरती अंजलि की आंखों को सिर्फ गहरा समुद्र दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों ने तो लगभग मौत को स्वीकार कर लिया था। वो और कुछ सोच पाती इसके पहले वो समुद्र में गिर जाती है। पूरी बोट में अफरा तफरी मच जाती है। अंजलि! एक आखिरी चीख के साथ गौतम अपने घुटनों पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों बच्चों के मुंह से पप्पा, पप्पा की रोती आवाज सबके कानों में पड़ रही थी। माखन सिंह अपनी मूंछ पर ताव देता है और मन ही मन कहता है, प्रभाकरन सर, आपका काम पूरा हुआ। लेकिन तभी गौतम को अपनी आंखों में कुछ अजीब दिखाई पड़ता है। दूर जहां समुद्र में अंजलि गिरी थी, वहां पानी उड़ता दिख रहा है। उस जगह पर छटपटाहट दिखाई दे रही है, जैसे अंजलि समुद्र के पानी से लड़ रही है। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? डूबेगी नहीं मैडम, लाइफ जैकेट पहनाते हैं ना हम हर पैरासेलिंग करने वाले को। बोट में खड़ा वही दूसरा आदमी कहता है, जिससे अंजलि को राइड पर जाने के लिए लाइफ जैकेट पहनाकर रेडी किया था। माखन सिंह कंफ्यूज लगता है और नीचे पड़े लाइफ जैकेट्स की तरफ देखता है और हैरानी से सोचता है, उसका लाइफ जैकेट पंक्चर तो किया था मैंने, फिर ये कैसे बच गई? फिर वो सारे लाइफ जैकेट चेक करता है और देखता है कि पंक्चर की हुई जैकेट इधर ही रह गई थी और अंजलि ने दूसरी लाइफ जैकेट पहनी थी। गौतम देखता है तो सच में अंजलि डूबी नहीं थी, वो पानी के ऊपर ही थी, लेकिन घबराहट की वजह से जोर जोर से पानी पर हाथ मार रही थी। जल्दी से बोट घुमाओ, अंजलि के पास लेकर चलो, गौतम बोट वाले को कहता है।
बोट वाला फौरन बोट घुमाता है। अंजलि के पास पहुंचकर अंजलि को बोट में लाते हैं। बोट में आते ही अंजलि बच्चों को हक करती है। रोते रोते माँ को गले तो लगा रहे थे, लेकिन बच्चों के मन से अभी भी माँ को खो देने का डर नहीं गया था। अंजलि की सांसों में डर तो भरा था, लेकिन वो खुद को डर से दूर करना सीख चुकी थी। अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वो बच्चों से कहती है, मैं ठीक हूँ बच्चों, अभी बिल्कुल रोना बंद करो, चलो। गौतम भी अंजलि को बिना देर किए हक करके अपनी खुशी जाहिर करता है, क्योंकि उसने अभी तक अंजलि की जिंदगी को इतनी नजदीक से छूटते हुए नहीं देखा था। देखा ना, भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इतनी आसानी से हमसे दूर जाओ। अंजलि पलटकर जवाब देती है, और मैं खुद भी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली हूँ। अर्श से लेकर फर्श तक खुद को खड़ा होने की ताकत दी है भगवान ने एक बार, तो फिर से वही ताकत देगा। इधर जैसे ही प्रभाकरन को ये खबर वो दोनों देते हैं, उसकी जबान से एक ही बात निकलती है, भांग खाए थे क्या माखन सिंह? तुम्हारे कहे अनुसार दोनों के अकाउंट में 5 लाख डलवा दिए थे, और तुमसे सही लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। माफ करना सर, सारा कुछ बहुत अच्छे से किया, बस एक ही बात पता नहीं कैसे दिमाग से फिसल गई। माखन सिंह माफी भरी आवाज में कहता है, अब अगर मेरे दिमाग की फिसल गई तो सोच तेरा क्या होगा, जाहिल कहीं के। पैसे नहीं लाखों में चाहिए, दिमाग कौड़ी का नहीं है। वापस भेज मेरे सारे पैसे, वरना उसी समुद्र में आकर तुझे डुबा डुबा कर मारूंगा, समझा? प्रभाकरन गुस्से में चिल्लाकर फोन रख देता है। सोच रहा था अंजलि को मरवा के रिया मैडम को और बड़ी खुशखबरी दूंगा, लेकिन पता नहीं साली अंजलि कौन सा अमृत पीकर संसार में आई है, मरती नहीं है। जब देखो तब किसी न किसी वजह से बच के फिर लौटाती है। अब आगे करूं तो क्या करूं? अपने घर में पागलों की तरह इधर से उधर टहलते हुए प्रभाकरन सोचता है। स्वास्तिका जिस रिक्शा में बैठकर प्रोफेसर के चंगुल से भागी थी, वो रिक्शा जैसे ही सिग्नल पर रुकती है, स्वास्तिका उसमें से नीचे उतर जाती है। मुझे यहाँ से अब टैक्सी लेना चाहिए, फौरन मुझे होटल पहुंचना होगा और गौतम को कॉल करना होगा। यहाँ से वो उस गाड़ी को छोड़कर एक टैक्सी कर लेती है और उसमें बैठकर चैन की सांस लेती है। उसकी हालत पर टैक्सी वाला भी मिरर में एक बार देखता है तो अचंभित लगता है। स्वास्तिका के दिमाग में इस वक्त एक ही चिंता घूम रही है, आई होप दोनों बच्चों समेत अंजलि और गौतम भी ठीक हो। होटल पहुंचते ही स्वास्तिका फौरन अपना दूसरा मोबाइल पर्स से निकालती है, गौतम को वीडियो कॉल करती है। स्वास्तिका का कॉल देखकर गौतम खुश हो जाता है और वो अंजलि के पास आकर फोन को रिसीव करता है। वो स्वास्तिका का चेहरा देखते हैं और घबरा जाते हैं। अंजलि फौरन पूछती है, स्वास्तिका ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? स्वास्तिका जवाब देती है, मुझे मुझे प्रोफेसर ने 700 से किडनैप करवा लिया था ताकि वो तुम दोनों का पता जान सके। मैंने तो नहीं बताया, लेकिन मेरे सेलफोन से मैसेज करके उन्होंने तुम्हारी लोकेशन पता कर ली। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों सही सलामत हो। गौतम और अंजलि एक दूसरे का चेहरा ताकते रह जाते हैं। गौतम इस बात पर कयास लगाता है, हो सकता है आज पैरासेलिंग के वक्त जो हुआ उनमें उनका ही हाथ हो। अंजलि भी हामी भरती है। स्वास्तिका ये सुनकर उनसे पूछती है तो अंजलि उसे सारा किस्सा सुनाती है। उसी वक्त गौतम को अंजलि की दवाई का वक्त याद आता है। वो केयरटेकर को पुकारता है, वसीम दवाई ले आओ। वसीम की आवाज आती है, यस सर अभी लाया। इधर अंजलि अपनी पूरी बात बताने के बाद पूछती है, इस प्रोफेसर को देखा क्या तुमने? स्वास्तिका बताती है, नहीं यार, उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और जब प्रोफेसर वीडियो कॉल के जरिए सामने आया तो उसका चेहरा अंधेरे में था, कुछ सही से दिखाई नहीं दिया। गौतम का ध्यान भी उधर ही है। वो उनकी बातें सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, ये प्रोफेसर ना तो अपना लोकेशन रिवील करना चाहता है और ना ही अपनी पहचान। ही इज वेरी स्मार्ट। तो स्वास्तिका कहती है, एंड वेरी डेंजरस टू। वो अंजलि के पीछे लगा हुआ है, तुम दोनों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। गौतम इस बात को उठाता है कि उसे अगर किसी तरह प्रोफेसर का पता चल जाए तो बात बन सकती है। तब स्वास्तिका कहती है, मैंने चाहे उसका चेहरा ना देखा हो, लेकिन ये लग रहा है कि वो है उसी बिल्डिंग में और मेरे पास उसका लोकेशन है। दोनों खुश हो जाते हैं। अंजलि तुरंत पूछती है, वो कैसे? तब स्वास्तिका बताती है, मैं उस जगह से भाग कर आई हूँ अंजलि। मैंने उस रास्ते को अच्छी तरह से देख लिया है। उसके वहां से भाग जाने से पहले वहां जाकर उसे दबोचना होगा। गौतम को ये सुनते ही कुछ सूझ जाता है और वो सोचने लगता है,
तो ठीक है, वक्त आ गया है इस प्रोफेसर से आमना सामना करने का। जिस वक्त गौतम स्वास्तिका से बात कर रहा था, उसी वक्त अंजलि रूम की बालकनी से एम्स के एक डॉक्टर को वीडियो कॉल लगाती है। कुछ ही देर में वो फोन उठा लेता है। अंजलि कहती है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर भी एक मुस्कान के साथ कहता है, हेलो अंजलि। अंजलि फिर मुद्दे की बात पर आती है और पूछती है, आपने बच्चों की रिपोर्ट देखी? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डॉक्टर कहता है, बच्चों की रिपोर्ट देखने के बाद ये लगता है कि उन्हें फिलहाल तो कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर खतरनाक जरूर बनेगा। अगर एंटीडोट अभी मिल गया तो काम आसानी से हो जाएगा। इन्हें तकलीफों और बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अंजलि उनकी बात समझती है और कहती है, वी आर ऑन दैट डॉक्टर, थैंक यू। बस आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। आप देश की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज में से एक हैं। उसी वक्त अंजलि का केयरटेकर आता है और उसके सामने नाश्ता रखकर चला जाता है। अंजलि कहती है, थैंक्स वसीम। डॉक्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, डोंट माइंड, बट तुम भी काफी वीक दिखाई दे रही हो अंजलि। तुम्हें भी एंटीडोट की सख्त जरूरत है। इस तरह कैसे चलेगा? डॉक्टर उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसकी पूरी हालत बयां करता है। जैसा तुमने बताया, तुम आजकल फ्रूट्स भी नहीं खा पाती हो। उससे भी तुम्हें वॉमिटिंग होने लगती है। हर घंटे चक्कर आने लगते हैं। सिर्फ चाय और पानी पर जिंदा हो। ये सिचुएशन बहुत डेंजर स्टेज पर आ चुकी है अंजलि। यू शुड नो, ऐसे वायरसेस लास्ट स्टेज में ही इतनी तेजी से बॉडी को हार्म करने लगते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, बट आई थिंक यू आर ऑल्सो इन योर लास्ट स्टेज। अंजलि उस बात को सुन हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, अब यही मेरी जिंदगी है डॉक्टर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन बचे हुए दिन खुशियों से बिताना चाहती हूँ। बस आप मेरे बच्चों के लिए एंटीडोट की खोज जारी रखिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, चाहे कितने भी खर्च हो, मैं देने को रेडी हूँ। डॉक्टर उसकी हालत और ममता समझता है। वो कहता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अंजलि कहती है, फोन रखने से पहले एक आखिरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो अंजलि। तो अंजलि कहती है, आपने कहा ना कि लास्ट स्टेज में वायरस तेजी से बढ़ता है, तो मेरे पास कितना समय है? तो डॉक्टर कुछ सेकंड लेकर निराश भाव से कहता है, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर जितनी मेरी समझ है मेडिकल फील्ड की, यू हैव ओनली 1 मंथ टू लिव। वो फोन तो डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन वो बात उसके दिमाग से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती।